तो आज हम कुछ बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 ऑफ इंडियन पीनल कोड विच इज अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें कुछ अपराधों के बारे में लिखा गया है, जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरह के कुछ अपराध हैं, ऑफेंसेस है, जिसके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है इस चैप्टर 17 में, वो है सेक्शन नंबर 378। 378 में क्या है कि थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है। इस थेफ्ट की डेफिनेशन के अनुसार इसमें 3-4 कंटेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट नोट सेक्शन नंबर 378 विच इज अबाउट द थेफ्ट। इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन शुड बी डिसऑनेस्ट। प्रॉपर्टी का मूवेबल होना बहुत जरूरी है, और इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन, आउट ऑफ द पोजेशन और कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, न्यू शेयर, व्हाइट बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए एक व्यक्ति है, बी एक दूसरा व्यक्ति है। इसने बी के पास कुछ लेट्स से कैश है। ए ने इस कैश को, कैश इज नथिंग बट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इस कैश को विदाउट द कंसेंट ऑफ बी अपने पास ले लिया। कैश इधर आ गया। और इसमें 3-4 चीजें देखने वाली हैं कि क्या ए ने इस प्रॉपर्टी को लेने से पहले क्या बी का कंसेंट लिया था? तो देयर वाज नो कंसेंट ऑफ बी, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। नंबर 2, ए की इंटेंशन वाज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। He took out the cash of B with a bad intention, with a malefied intention. तीसरा, he removed the possession of cash from B और उसको फिर अपने पोजेशन में ले लिया। इसके अलावा कैश का मूवेबल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। तो 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक वो चारों ग्रेडिएंट, ये सारे ग्रेडिएंट्स एक्ट उस एक्ट या ओमिशन में नहीं पाए जाएंगे, तब तक वो एक्ट या ओमिशन चोरी नहीं कराएगा। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है? टू टेक आउट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। नंबर 1, किसी व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति का हटाना। जैसे ए ने बी से कैश को हटा लिया। ए ने बी के पास से जो उसका कैश था, इसको उठा के इधर ले आया। दूसरा होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की सहमति के बिना। ए ने जो कैश को उठाया था, तो उसने बी की कंसेंट नहीं ली थी। विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, ए टुक द कैश which was in possession of B. तीसरा है इंग्रेडिएंट कि जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, शुड बी मूवेबल। तो जो कैश है बेसिकली इट इज नथिंग बट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये मूवेबल नहीं होती तो बी से ले ही नहीं सकता था। तो कैश इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज विच इज फोर्थ ingredient, दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। संपत्ति को बेईमानी से ले जाने का आशय होना भी जरूरी है। तो जब तक ये चारों इंग्रेडिएंट्स किसी एक्ट में नहीं पाए जाएंगे, तब तक वो चोरी नहीं कहलाएगा कम से कम। ठीक। तो जो चोरी की सजा है वो होगी अप टू 3 years। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, whoever commits theft shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। उसको फाइन भी ले सकता है या 3 साल तक की सजा हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। कई सारे इलस्ट्रेशन ऊपर दी गई हैं, ए से लेके पी तक। एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, देन यू विल फाइंड कि व्हाट इज थेफ्ट एंड व्हाट इज नॉट अ थेफ्ट। इसके बाद जो दूसरा आता है, दिस इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है
कि दिस इज समथिंग बिटवीन अ थेफ्ट एंड अ रॉबरी। एक रॉबरी और चोरी के बीच का कुछ इस तरह की कुछ संभावनाएं बनती हैं, जो कि ना तो पूरी तरह से चोरी, जो कि चोरी तो है, लेकिन चोरी से हटके भी कुछ आगे है, जिसको हम रॉबरी बोलते हैं। उसके बीच में अगर कुछ हो रहा है, दैट इज पता है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन क्या है? तो ये जो एक्सटॉर्शन है, दिस इज समथिंग बिटवीन चोरी और लूट के बीच का अपराध है। यानी कि यदि एक्यूज्ड कब्जाधारी के कब्जे में से संपत्ति उसकी सहमति के बिना ले जाता है, तो चोरी का अपराध है। इसके अलावा यदि वह संपत्ति छीन के ले जाता है, तो वो लूट का अपराध करता है। परंतु यदि वह कब्जाधारी को चोट का भय दिखाकर उसको या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करने के लिए विवश कर देता है, तो यहाँ पर वो एक्सटॉर्शन का अपराध करता है। दिस इज समथिंग बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी। चोरी और लूट के बीच के अपराध को एक्सटॉर्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बेरक में देखिए, चलो उसको देखते हैं एक बार। सेक्शन नंबर 383 में है, whoever intentionally puts किसी भी व्यक्ति को इन फियर ऑफ इंजुरी, ये बहुत जरूरी है, या उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति को, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, induces that person to put in fear to deliver to any other person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits the extortion। तो इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सटॉर्शन के, वो बेरक में एक बार देख लेते हैं। पहला होता है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना मतलब who puts any person in fear of injury, नंबर वन। फिर इस क्षति का भय उस व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लिए होना। ये जो फियर ऑफ इंजुरी है, या तो उस व्यक्ति के वहां होना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए, दैट इज नंबर टू, फियर ऑफ इंजुरी। और ऐसे भय या धमकी से, ये जो ऐसा सच काइंड ऑफ फियर ऑफ इंजुरी है, इसको करना विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चौथा है भय में डालकर संपत्ति या ऐसे दस्तावेज लेना जिसका मूल्य प्राप्त हो सके। इट इज ऑल अबाउट एक्सटॉर्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इस धारा के अंतर्गत अपराधी के द्वारा किसी व्यक्ति को शासक क्षति करने के भय में डाला जाना आवश्यक है। उसको धमकी देना जरूरी है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, या उस व्यक्ति को धमकी दो या उससे संबंधित किसी और व्यक्ति को धमकी दो कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम उसको ऐसा कर देंगे। ये दो कंटेंट्स हो गए। तीसरा, जो धमकी या भय होता है, इट शुड बी विद द बैड इंटेंशन। नेचुरल है, और कोई व्यक्ति किसी को धमकी दे रहा है तो उसका इंटेंशन भी बैड होगा। तो एक ऐसा इंटेंशन होगा कि बैड होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा कि उससे हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी छीनना चाह रहा हूँ, कुछ कैश लेना चाह रहा हूँ, या कुछ ऐसा काम करवाना चाह रहा हूँ जो कि उसे नहीं करना चाहिए। तो ये तीन चार एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सटॉर्शन के, जिनका होना बहुत जरूरी है। बेरट क्या बोलता है? Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed
which may be converted into a valuable security commits the extortion. Correct. तो थोड़ा सा फिर से रखते हैं। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इससे संबंधित कोई सी है। ए ने बी को धमकाया कि भाई अगर तू इसको कैश नहीं देगा तो हम सी को उठा लेंगे। ये मान लो फादर है, ये मान लो इसका सन है। अब बी ने क्या किया, डर के मारे कैश इसको दे दिया। ए ने कैश ले लिया, ए का काम खत्म हो गया, धमकी पूरी हुई, कैश ले लिया। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। एक होता है, मान लो सी नहीं है, सी पिक्चर में नहीं है ही नहीं। ए ने बोला भाई बी को, तू मुझे कैश दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर नहीं देगा तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा, या तेरा मकान तोड़ दूंगा, या तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा। अब बी बेचारा ने डर के बाद इसको कैश दे दिया, तब भी एक्सटॉर्शन हो गया। इस तरह के अपराध जो है एक्सटॉर्शन कहलाता है इस तरीके से। तो भय दिखाना बहुत जरूरी है। भय में डालकर संपत्ति ऐसे दस्तावेज देना जिसका मूल्य प्राप्त हो सके, ये भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो देर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो उन डिफरेंसेस को एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा थेफ्ट चोरी चोरी कब है और एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन कब होता है। उसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ। तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं। इधर हमने लिख लिया थेफ्ट, और इधर हमने लिख लिया एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन। तो थेफ्ट में क्या होता है, चोरी के अपराध में कब्जाधारी की सहमति के बिना इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कंसेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, और यहाँ पे कंसेंट बाय पुटिंग द पर्सन। कंसेंट तो है लेकिन कब, कंसेंट तो है लेकिन कब, उस व्यक्ति को डर दिखाकर। कंसेंट है लेकिन कब, बाय फियर, बाय पुटिंग द पर्सन इन फियर, उसको डर दिखाकर। अब आती है बात फोर्स। चोरी के टाइम पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी, बल का प्रयोग नहीं होता है। इधर बल का प्रयोग होता है। भाई जब तक आप फोर्स उसको दिखाओगे नहीं तो बंदा सामने वाला डरेगा कैसे, राइट। तो इधर फोर्स का कंटेंट इधर होना इधर रहता है। सॉरी, थेफ्ट के केस में देयर इज नो फोर्स, एक्सटॉर्शन के केस में फोर्स रहती है, डर। इसके अलावा जो तीसरा है भय दिखाना, कॉर्शन। यहाँ पे भय दिखाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे भय दिखाने की जरूरत होती है, जैसा हमने बोला इधर। और यहाँ पे जो टेकिंग अवे द मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें जो प्रॉपर्टी का होना होता है, इसमें मूवेबल होती है, इसमें मूवेबल नहीं होती। और ये जो इधर जब
प्रॉपर्टी को जब लेके जाता है, पोजीशन चेंज होता है फ्रॉम बी टू ए, तो उस केस में इसका जो, अगर ये मान लीजिए ए व्यक्ति है, बी ए है, ए ने बी को एक्सटॉर्शन किया है, थेफ्ट किया, प्रॉपर्टी इसने अपनी तरफ ले ली, तो जरूरी नहीं है कि बी की प्रियंस हो या बी की प्रियंस ना हो। बी सो रहा था लेकिन चुरा के ले गया, बी प्रेजेंट तो था लेकिन बी की कंसर्न नहीं लिया क्योंकि सो रहा था, उसको पता ही नहीं। तो नॉलेज होना जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन कंसर्न इसमें क्या होता है, एक्सटॉर्शन में नॉलेज होना, बी के नॉलेज में है या नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो कहने का मतलब ये है कि रॉबरी के केस में थेफ्ट का होना या एक्सटॉर्शन का होना जरूरी है। जब भी इसमें तीन चीजें मैं अगर देखूं तो तीन चीजें हैं जो कि हमें बताती हैं कि रॉबरी कब होगी। फर्स्ट चीज, पर्सन डेथ, उस व्यक्ति की मृत्यु होना या उसको हानि पहुंचाना, या फिर उसका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति ए है, ए, एक दूसरा व्यक्ति बी है, बी ही वांट्स टू गो इन ईस्ट, इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन ए ने ऐसा कुछ किया कि इसको इधर जाने के लिए मना किया, या कुछ ऐसा कार्य किया कि वो बी ईस्ट में जा ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल उसने उसको कमरे में बंद कर दिया, या कुछ गुंडे लगा दिए अपने कि भाई तू निकल तो मैं तेरे को मारूंगा पकड़ के, या इसको बांध दिया किसी परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, बंधक बनाना किसी को। तो अगर मान लो ए ने बी के साथ कुछ, ए ने बी के साथ कुछ थेफ्ट किया, चोरी कर ली, ए जो है रात को घर में आया बी के, 5,000 रुपये उठाए और जाने लगा। जैसे उसने 5,000 रुपये उठाए जाने लगा, तो भाई बी ने देख लिया। अब बी ने देखा तो ए को मना किया कि भाई कैसे जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया। तो ए ने क्या किया, उसको वॉलंटरली, जानबूझकर अपनी इच्छा से इसको मार दिया, या इसको कोई चोट पहुंचाई, या इसको बंधक बना लिया, तो भैया ये थेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, थेफ्ट नहीं, रॉबरी हो जाएगी, लूट। या इसको मार दिया, डेथ कर दी इसकी, या हर्ट कर रहा है, या फिर इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, या इसको डर दिखाया कि भाई अगर तूने मुझे नहीं जान दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, डर दिखाना, नहीं तो मैं तुझे चोट पहुंचा दूंगा, नहीं तो मैं तुझे बंदी बना लूंगा। तो या तो वो चीज कर देना है, उस चीज को करने का डर दिखाना। तो ये तीन चीजें हैं, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या तो उनको कर देना या इनका डर दिखाना। तो उसके बाद क्या होगा, जो थेफ्ट विल बिकम रॉबरी। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें हैं, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये कर देना या फिर उसका डर दिखाना, देन द थेफ्ट विल बिकम रॉबरी। एक होता है एक्सटॉर्शन, रॉबरी कब होगा, व्हेन द एक्सटॉर्शन विल बिकम रॉबरी, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन। जब एक्सटॉर्शन हो रहा होता है उस वक्त क्या होता है, जो व्यक्ति है जिसको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, जिससे चीजें छीनी जा रही हैं विदाउट हिज कंसेंट, ठीक, और उस व्यक्ति को या तो उसने मार दिया, या इंस्टेंट हर्ट किया, या रॉन्गफुल रिस्टेंट किया, या फिर इन तीनों को बोला कि अगर तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं या तो तुझे मार दूंगा, या तुझे चोट पहुंचा दूंगा, या फिर मैं तुझे बंदी बना लूंगा, रॉन्गफुल रिस्टेंट करूंगा। या तो उसको डर दिखाऊंगा इन तीनों चीजों का, या फिर इन तीनों में से कोई एक चीज कर दूंगा। उस दौरान एक्सटॉर्शन विल बिकम रॉबरी। तो इन तीनों को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट को समझना पड़ेगा कि एक्सटॉर्शन के अंदर जो है
कंसेंट डर दिखा के ली जाती है, और थेफ्ट में कंसेंट में डर का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि चोरी करके लेके जा रहा है, उसको पता ही नहीं बंदा उसके यहाँ से चोरी हो रही है। तो ये जो डर है, ये जो इंटेंशन है दूसरे आदमी की है, या तो जो एक्सटॉर्शन कर रहा है या फिर थेफ्ट कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है कोई ये कब थेफ्ट है, कब अपना एक्सटॉर्शन है। लेकिन थेफ्ट कैन बिकम रॉबरी, एक्सटॉर्शन कैन बिकम रॉबरी, या तो जो जिस व्यक्ति को बेचारे के साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, या तो बेचारा मर गया हो, या उसको बहुत अ, भयंकर चोट आई हो, या फिर उसको रिस्ट्रेन कर लिया गया हो, या फिर उसको इन तीनों चीज़ों को करने के लिए डर दिखाया गया। तो देन इट विल बिकम रॉबरी। So first, please understand the difference between theft and extortion. Then only you can understand the robbery. Okay. अगला आता है डकैती। डकैती के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिकली इट्स रॉबरी। और जब व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो जाती है, जो कि रॉबरी कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी हो रही, तो इट बिकम्स डकैती। 4 लोग हैं, लूट के उद्देश्य से आए, तो भैया डकैती नहीं है। 5 लोग हैं, लूट के उद्देश्य से आए या लूट करी, तो वो डकैती होगी। बस यही है। इसमें बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी।